हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में। और ये सीरीज हम चालू करने वाले हैं जो कि है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़, जिसके अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इसका रेगुलर हर कुछ समय पर आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, एक चैप्टर वीडियो मिलता रहेगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट के पहले प्रस्तुत किया जाता है। चाहे वो नेशन की बात करें, चाहे वो स्टेट की बात करें, हर राज्य और देश अपना इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करता है। जरूरी है कि हम ये जान लें सबसे पहले कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, जितना भी पास में जो हमने लास्ट से जो बजट बना के रखा हुआ था उसके हिसाब से हमने कितना खर्चा किया, कितनी हमारी आय हुई, कितनी हमारी एक्सपेंसेस हुए, कितना इनकम हो, वो सब का जो होता है वो डिटेल लिस्ट जो होती है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पे आता है कि लास्ट ईयर का किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन रहा है उस देश का या उस राज्य का। तो हम जो सर्वे पढ़ने वाले हैं वो बेस्ड है किस पे, छत्तीसगढ़ पे बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का बना हुआ है। इसे मार्च 2023 से प्रस्तुत किया गया था। इसके अंदर 16 चैप्टर आने वाले हैं और हम चैप्टर वाइज पूरी चीजों को देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो रहेगा ये आपका चैप्टर नंबर 1 पे रहेगा, जिसमें हम और जितना भी चीजें आपके सर्वे के अंदर पे रहेगा वो पूरे पूरे फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, साथ साथ में उन इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में जो शायद समझने में कठिनाई होती है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इकोनॉमिक कुछ टर्म्स जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसको आसान भाषा में समझते हुए तथ्यों को याद करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सेशन को, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद इस वीडियो को भरपूर मात्रा में लोगों में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार वीडियो में आ रहे हैं, चैनल पे आ रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और यूजफुल चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं अपने इस पूरे की पूरी सीरीज के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। दोनों ही भाषा में लाने का प्रयास किया गया है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ताकि दोनों लैंग्वेज वालों को कोई कठिनाई ना हो इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझने में, क्योंकि पूरा सर्वे जो रहता है वो हिंदी में ही पीडीएफ अवेलेबल होता है। आप पीडीएफ को डीपीआर की साइट में जाकर इजीली पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होता है, 500 600 पन्नों का होता है। आप चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं उसमें से उसका जो निचोड़ होगा वो लेकर आपके सामने यहाँ पर आऊंगा। इंग्लिश में नहीं आता है, हिंदी में ही आता है, इसलिए कुछ बच्चे जो हिंदी में इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको तकलीफ होती है इसको पढ़ने में, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसका यूज किया जाएगा पूरे के पूरे सीरीज में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर का पहला पेज जो शुरू होता है, वहां पर इंडिया के बारे में, भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को वहां पे रखा गया, कुछ पॉइंट्स को रखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इंडिया के बारे में बात करें, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास दर कहते हैं, वो दो अलग अलग वर्षों में यहाँ पर बताई गई है। 2021-22 में कितना आर्थिक विकास दर था भारत का, और 2022-23 में कितना आर्थिक विकास दर था भारत का। ये दोनों चीजें यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की गई है और दिखाई जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे इसके सामने पे। तो 2021-22 में कितना है, तो 8.7%। जस्ट अ मोमेंट, हम इसको चालू कर देंगे। ठीक है, आई होप अभी क्लियर होगा। तो 2021-22 में कितना था, 8.7%, और 2022-23 में कितना था, 7%। कि किसकी बात हो रही है, तो बोलोगे कि आर्थिक विकास दर की बात हो रही है, यानी कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात हो रही है। तो 21-22 में ये बढ़कर था, 8.7% था, और अभी कितना है, 7%। रीजन क्यों, क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है क्या? नहीं, रीजन ये था कि इसके पहले जो वर्ष था 2020-21, उस वक्त में कोविड की मार थी, उस वक्त कोविड का प्रकोप था, जिस वजह से इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो काफी पुअर थी। और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होते हैं, हट जाते हैं, वैसे ही इकोनॉमी में बूम आपको देखने को मिलता है, जिससे एक ड्रास्टिक चेंज होता है, नेगेटिव से बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए ग्रोथ रेट में यहाँ पर बहुत ज्यादा वृद्धि दिख रही है। क्योंकि 2021-22 में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, तो उसकी तुलना में यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 7% की होती है। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया था। तो आइडियली एवरेज देखें तो 7% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, आर्थिक विकास दर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बट फिलहाल ये जो फैक्ट्स आपके सर्वे में लिखे हुए थे, इन फैक्ट्स को पहले पढ़ लेते हैं। इसके पीछे मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होता है इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको भी समझेंगे। इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी वजह से वो इंडिया के 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। और इंडिया जो है इज द यंगेस्ट नेशन। अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में भारत जो है वो सबसे युवा राष्ट्र है, जिसके अंदर 65% जो लोग हैं वो क्या है, वो युवा है, वो यूथ है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं, युवा, यहाँ पर 65% युवा जो है भारत में निवास करते हैं। ये एक पॉइंट है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर पर पहले पेज में इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बोला गया है। अब ये समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा पार्ट है, और यहाँ पर मैथ भी अप्लाई होगा। मैथ ऐसा कुछ होगा
फॉर एग्जाम्पल 2021 और 22 की बात करूं और 2022-23 की बात करते हैं, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, इस पूरे साल में किसी एक देश के अंदर पे, कोई देश है, ये भारत भी हो सकता है, ये अमेरिका भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, तो इस देश के अंदर मतलब उस देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पर, उस कंट्री के ज्योग्राफिकल के अंदर पर, लोकेशन के अंदर पे एक निश्चित समय पर, वो निश्चित समय मैं मान लेता हूँ 1 साल होगा, वो 6 महीने भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 साल एक निश्चित समय के अंदर पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब G&S, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो, और सर्विसेज जो है, सेवा जो है, वो जितना भी प्रोडक्शन किया गया है, जितना भी उसका उत्पाद किया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितना हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 110, अगर इस समय का जीडीपी यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ, जो प्रोडक्ट बना हुआ था उसकी मूल्य, उसका जो दाम था वो 110 रुपए था, और 2022-23 में वो कितना बढ़ गया, तो वो बोलना वो 120 हो गया। तो 110 से 120 होने में कितने प्रतिशत की बदलाव आए, तो यहां पर आप कैसे निकालते हो, परसेंटेज चेंज, प्रतिशत में परिवर्तन कितना, तो 120 माइनस 110 बटे 110 गुणा 100%, ये निकल कर आता है आपका परसेंटेज चेंज। इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज चेंज। वही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उस देश की। ठीक है, तो किसी देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पे प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं, उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है पिछले वर्ष की तुलना में, इसी को ही आर्थिक विकास दर कहा जाता है। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी जो कहीं ना कहीं पे आपकी 100/11 मिलेगी। ठीक है, तो 9% के आसपास का आपको यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रहा है। ठीक है, 9% इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रहा होगा, ये होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यानी कि आर्थिक विकास दर। आई होप ये पॉइंट आप सबको समझ में आ चुका होगा और उसके लिहाज से ये तुलना की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को देख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इज द परसेंटेज चेंज, मैंने जो बताया आपको, इन द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर्ड टू एन अर्लियर पीरियड। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का निकालने का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है, अगर मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी पॉजिटिव में बढ़ रही है, 8% है, अगली बार 9% है, फिर 9.5% है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को निकालने का मकसद इकोनॉमिक्स का ये होता है, जो अर्थशास्त्री होते हैं, ये होता है ताकि उस देश की इकोनॉमिक की कंडीशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, क्या वो मजबूत है या फिर कमजोर है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास दर निकालना जरूरी होता है अर्थशास्त्रियों के लिए। तो निकालते कैसे हैं और निकालने कारण क्या होता है, दोनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं, तो पूरे भारत का 4.1% क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ कवर करता है, 4.1%। अगर भारत का पूरा जो क्षेत्र है, अगर वो 100 हेक्टेयर है, जो 4.1 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का एरिया होगा। तो 4.1% किसका, पूरे भारत का यहाँ पे कवर किया जाता है। और मजे की बात यह है कि खरीफ वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करते हैं, तो इस खरीफ वर्ष में, खरीफ वर्ष कहाँ पे, कौन से समय को खरीफ वर्ष कहा जाता है, खरीफ का समय होता है, सीजन होता है, ये आप लोग कॉमेंट में मुझे बताइएगा। और इस समय अगर हम यहाँ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो रिकॉर्ड खरीदी हुई है किसकी, धान की 107.51 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया है छत्तीसगढ़ में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर देता है। ठीक है, 2022-23 के खरीफ वर्ष में 107.51 लाख मैट्रिक टन की धान की खरीदी हुई है। और क्योंकि इस वर्ष को 2023 वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा गया है, बाजरा का ये अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, तो उसके लिए बाजरा की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है और उस पर बहुत सारे नए नए काम किए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को मिलेट जिला भी घोषित किया हुआ है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन पे उन 14 जिला का नाम लिख दीजिएगा, एग्जाम में शायद पूछ सकता है, आप में कोई एक जिला पूछेगा मिलेट जिला कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आप अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन कौन से जिलों को मिलेट जिला कहा गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये पॉइंट था जो छत्तीसगढ़ कवर किया गया था, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और उनके प्रोक्यूरमेंट के हिसाब से, खरीदी के हिसाब से। एक और रिपोर्ट है एसआरएस, इसको हिंदी में देखते हैं। एसआरएस रिपोर्ट आई हुई है, लेटेस्ट रिपोर्ट है 2018-20 वाली, जो कि सर्वे में इस्तेमाल किया गया है। इसको आधार मान के इस रिपोर्ट के अंदर पे दो चीजें लिखी गई हैं, एक लिखा गया है आईएमआर और एक लिखा गया है एमएमआर। ठीक है, आईएमआर और एमएमआर, पीछे इसका डेफिनेशन भी है, बट समझ लीजिए इसको आसान तरीके से। आईएमआर दोनों नंबर याद कर लीजिएगा क्या क्या चीज है। ठीक है, ये है एमएमआर।
IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। जो नवजात शिशु होते हैं, होने के बाद जो उनकी मृत्यु हो जाती है किसी वजह से, हेल्थ की वजह से या कोई समस्या होगी अंदर उसको गर्भ में, तो उस समस्या से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों के अंदर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। कि जन्म लिए हुए 100 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, 1000 बच्चे, सॉरी 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु, शिशु की मृत्यु हो जाती है। इसी को हम IMR कहते हैं। छत्तीसगढ़ का IMR जो है वो है 38। छत्तीसगढ़ का जो IMR है वो कितना है, 38 है। मैंने यहाँ पे तुलना भी करी हुई है भारत के साथ में। अगर बात करते इंडिया का IMR कितना है, तो इंडिया का जो IMR है वो है 22। ठीक है, इंडिया का जो IMR है वो कितना है, वो है आपका इतना। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। और SDG, आपने एक चीज लिख ली, क्या लिखा हुआ है, SDG लिखा हुआ है। SDG का जो टारगेट लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है इसके अंदर में, तो टारगेट लिखा हुआ वो लिखा है 12, वो लिखा है 15। ठीक है, SDG क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो UN के द्वारा निर्धारित किया गया एक गोल होता है। उसके अंदर पे ये चीजें लिखी होंगी कि आपको क्या करना है इसके अंदर पे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ये 22 नहीं 28 है, इसको नोट करके रखेंगे। ठीक है, ये 28 है, 28 है। छत्तीसगढ़ ने अपना टारगेट रखा हुआ है 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के अंदर पे, कि हम अपने राज्य का IMR यानी कि शिशु मृत्यु दर जो है वो 15 कर देंगे। यानी कि 1000 में से 15 बच्चों की ही मृत्यु हो, इतना एक IMR बना के रखा जाएगा। इसको आगे भविष्य में और कम करेंगे। ठीक है, अभी कितना है, 38 है। 10 कम किसका है, भारत यानी कि 28 है। और हमने जो टारगेट रखा हुआ है कितना कम करना है, तो 2030 तक, यानी कि 8 से 7 साल के बाद अगर हम ये IMR निकालेंगे तो 15 हो जाना चाहिए। ये चीजें इसके अंदर पे आती है। ठीक है, 38, 28, 15। 38 है, 28 भारत का है, 15 हम करना चाहते हैं। बात करते हैं IMR की, सॉरी MMR की, उसको बोलते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट। याद रखना ये प्रति 1000 पे निकाला जाता है। ठीक है, और जो MMR होता है वो प्रति 1 लाख पे निकाला जाएगा। ठीक है, प्रति 1 लाख। जब कोई महिला प्रसव के समय यानी कि डिलीवरी के समय उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रति 1 लाख महिलाओं में। 1 लाख महिलाओं में 137 महिलाएं छत्तीसगढ़ के अंदर पर उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों को जन्म देते समय। और भारत की अगर बात करें तो भारत में कितना है, तो बोलना भारत में 97, 137 अभी है मातृ मृत्यु दर। और इंडिया की अगर बात करें कितना है, 97 है। ठीक है, 38, 28, 15 याद रखेंगे, 137 और 97, 40 का अंतर है इनके बीच। ठीक है, ये प्रति लाख में और ये प्रति 1000 में होता है, ये IMR और ये MMR होता है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं तो ये लिखी हुई है कि MMR क्या होता है और IMR क्या होता है। प्रति 1000 बच्चों में, जन्म लिए बच्चों में जो मृत्यु हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, IMR कहते हैं। और प्रति 1 लाख महिलाओं का जन्म देते समय बच्चे को उनकी मृत्यु हो जाती है, उससे MMR कहा जाता है। 1 लाख और 1000, ये दोनों आंकड़े नंबर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपको सवाल पूछा ही जाता है, चैप्टर नंबर 1 में से एक सवाल आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, और वो कहीं ना कहीं इस टेबल पर ही आपको उसका जवाब मिल जाता है। इस टेबल से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर 4 चीजें लिखी हुई हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक, छत्तीसगढ़ का GDP जिसको हम GSDP कहते हैं। दूसरा, हमारे 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, एक होता है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है इस साल, जब ये जिसके आंकड़े 2022-23 के आंकड़े, तो उस साल अलग अलग क्षेत्रों का क्या आंकड़ा रहा है, और ओवरऑल हमारे छत्तीसगढ़ की GDP कैसी रही है, पहला ये। दूसरा ये लिखा रहेगा कि पिछले 11 वर्षों में, जो 2012-13 से शुरू करा जाएगा और 2022-23 तक आएगा, तो उन 11 वर्षों में जो औसत जो प्रतिशत में इंक्रीमेंट हुआ होगा, ग्रोथ हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। और साथ साथ में पिछले 6 से 7 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों का बेहतर परफॉर्मेंस और खराब परफॉर्मेंस क्या क्या रहा हुआ है, वो भी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इसमें से इस चार्ट में से आपको एक सवाल आपके एग्जाम में गारंटीड है कि आपको मिल जाता है। किसी भी एग्जाम में, साल भर में जो एग्जाम होगा उसमें से इसमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, चाहे जो भी एग्जाम हो। सबसे पहला पढ़ते हैं, हम क्षेत्र की बात करेंगे। सबसे पहला आता है GSDP, इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर भाव पर, किस पे लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्राइस, स्थिर भाव।
जब भी कुछ नहीं लिखा हो तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, स्थिर भाव रहेगा, कांस्टेंट प्राइस रहेगा। एक और चीज लिखी रहती है उसको बोलते हैं करंट प्राइस, प्रचलित भाव कहते हैं। ये दोनों चीजें क्या होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा, ये आप लोग जान लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये कितना है तो बोलने से जो वृद्धि दर है वो कितना है, बोलना 8%। 2022-23 में छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितने प्रतिशत का ग्रोथ रहा हुआ है, तो बोलना 8% का ग्रोथ हुआ है जीडीपी में। तो क्या करना है, तुलना कहां से की जाएगी, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर आप तुलना करते हो भारत से, तो भारत में इस वर्ष 2022 में कितना हुआ, 7% की वृद्धि। तो हमारी जो वृद्धि है राज्य की, वो भारत से, देश से वृद्धि से 1% क्या है, अधिक है। पहला पॉइंट हो गया। अगर बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों की, कृषि क्षेत्र की बात करोगे, उद्योग की बात करोगे और सेवा की बात करोगे, तो ये आपको समझ में आ गया करना चाहिए कि 2021-22 में, 21-22 और 2022-23 समझ रहे इस बात को, यहां पर अगर जीडीपी जो था वो 100 था, अगर 21 बार जीडीपी 100 था, तो यहाँ कितना हो चुका होगा दोस्त, तो बोलोगे 108 हो गया। कितना वृद्धि हुआ, 100 से 108, 100 की तुलना में अगर 8 अधिक हो रहा है तो कितना हो रहा है, 8% का वृद्धि दर हो रहा है। इस तरीके से इन लोगों ने राज्य का वृद्धि दर निकाला होगा जीडीपी का। अब अलग अलग क्षेत्रवाद की तरफ से देखें तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी वृद्धि निकल कर आती है, ग्रोथ निकल कर आती है पिछले वर्ष की तुलना में, वो कितनी है, 5.93%। तीन क्षेत्र है हमारे पास, कृषि, उद्योग और सेवा। इन तीनों में सबसे कम जो है, जो ग्रोथ वृद्धि दर है वो किसका है, एग्रीकल्चर का, 5.93%। बात करते हैं उद्योग की, तो वो कितना है, 7.83%, 7.83%। अगर इकोनॉमी देखते हो तो वो क्रमबद्ध तरीके से आता है, पहले एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी उद्योग और टर्शरी, मतलब तृतीय जो सेक्टर है, क्षेत्र है, वो कौन सा, सेवा होता है। लेकिन वृद्धि दर की बात करोगे तो वृद्धि दर जो दिख रहा है वो आपको नीचे से ऊपर की ओर दिख रहा है, सेवा में ज्यादा है, उद्योग में कम है उससे, और सबसे कम कहां पर है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो उद्योग में कितना दिख रहा है, 7.83% का वृद्धि दर है, किसमें, उद्योग में। अगर बात करते हैं सेवा क्षेत्र की, तो 9.21% सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो 5.93, 7.83 और ये 9.21, तो 5, 7, 9 कैसे याद कर लोगे इसको, ये आपके ऑड नंबर्स पे, ये आपकी विषम संख्या में 5 है, 7 है और 9 है, 93, 83, अब तीसरा जगह याद कर सकते हो 21 करके, तो 93, 83 इस तरीके से हो जाएगा। अगला जो है वो 9.21% में वृद्धि हो रही है। तो सबसे अधिक कहां पर होगा, तो बोलना ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। पहला पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते आपको याद भी हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि 2012-13 से लेकर 2022-23 तक औसत वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, कभी बहुत बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी मीडियम बढ़ा। तो अगर मैं इसको इकट्ठे करूं, भाई देखना चाहता हूं कितना बढ़ा, 2012 में क्या था और अभी कितना है, अगर वृद्धि दर देखना चाहता हूं तो हम औसत निकालते हैं, है ना। तो औसत अगर देखोगे तो जो जीएसडीपी बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ा हुआ है, 5.73। कभी बहुत वृद्धि हो रही है, कभी वृद्धि कम हो जा रही है, उत्पादन कभी बहुत हो रहा है, कभी उत्पादन जो है वो कम हो जा रहा है। तो 5.73% का उत्पादन यानी वृद्धि औसत दर रहा है इन 11 वर्षों में, किसका, जीडीपी का। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर में, कहां की बात होगी, कृषि की। देखो ये 2022-23 का है, सिर्फ ये 11 वर्षों का है। हम सेवा क्षेत्र में काफी बाद में आए, हम उद्योग क्षेत्र में बाद में आए, लेकिन हम पहले कहां थे, कृषि क्षेत्र में थे। इसलिए अगर आप देखोगे तो कृषि और सेवा अगर देखोगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कृषि जो है वो कम रहा है बाकी की तुलना में, सेवा में बहुत विकास नहीं हुआ, क्योंकि 11 वर्षों के समय की बात करें तो अंतिम 5-6 वर्ष में सेवा का जो, सेवा क्षेत्र का जो कार्य था या जो ग्रोथ था वो बढ़ा है। उद्योग जो है वो लगातार अपनी तरीके से काम कर रहा था। एग्रीकल्चर में कितना है, 5.31%। कितना था, 5.31%, ये उसका 11 वर्ष का औसत वृद्धि है। एग्रीकल्चर सेवा की अगर बात, उद्योग की अगर आप बात करते हो तो उद्योग में कितना है, तो बोलना 6.34%, 6.34%। बात अगर हम सेवा की करते हैं तो कितना है, 5.37%। अगर हम 11 वर्ष की बात करते हैं तो फर्स्ट में कौन आएगा, उद्योग आएगा, सेकंड में कौन आएगा, सेवा, और थर्ड में कौन आएगा, एग्रीकल्चर। तीनों, दोनों ही कॉलम के अंदर पे जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा किसमें है, लास्ट में है। फर्स्ट सेकंड चेंज होते रहे, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पिछले 6 से 7 वर्षों की अगर हम बात को तुलना करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा ईयर कौन सा रहा और सबसे खराब वर्ष कौन सा रहा,
इनके ग्रोथ के हिसाब से उसकी चेक करते हैं। तो यहां पर अगर देखोगे जीडीपी के बारे में, तो सबसे अच्छा वृद्धि दर जीडीपी का, सबसे अच्छा वृद्धि दर स्टेट की जीडीपी का कब रहा, तो 2016-17 में रहा। कितना था? 12%, 12.13%। 16-17 में 12.13%। मतलब हमारे देश के अंदर पे, राज्य के अंदर पर गुड्स और सर्विसेज, इन दोनों का बेहतर परफॉर्मेंस रहा होगा, अच्छा उत्पादन हुआ होगा, तभी 12.3% हुआ। और सबसे न्यूनतम की अगर बात करें 2020-21 यहां पर कितना था? -1.80। ये अंडरस्टूड वाली बात है भाई। क्यों? कोविड का जब वक्त आया तो सारे क्षेत्र जैसे बंद हो गए, सेवा क्षेत्र बंद हो गया था, उद्योग क्षेत्र ताले पड़ चुके थे, कृषि क्षेत्र में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। बट अल्टीमेटली क्या देखने को मिला आपको कि पूरा का पूरा जीडीपी जो था, देश का जीडीपी जो था वो बर्बाद, राज्य का भी काफी हद तक डाउन हो चुका था, क्योंकि इस समय कोविड का प्रकोप था। फिर भी हमने काफी हद तक इसको रूरल इकोनॉमी के माध्यम से इसको मेंटेन करके रखा हुआ था, बट फिर भी यहाँ पर नकारात्मक 1.8% का ही दर यहाँ पे दिखाया गया। सबसे कमजोर कौन सा हो गया था? 2020-21 का बाद सबसे कमजोर दिखा। अब बात करते हैं कृषि में। कृषि क्षेत्र में सबसे अच्छा वर्ष कौन सा था? तो 2016-17। तो जीडीपी में सबसे अच्छा कौन सा था? ये वाला। और एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा कौन था? 2016-17। तो यहाँ की जो वृद्धि होगी उसका जो कारण होगा वो कृषि हो सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में 21.28% की वृद्धि, यानी कि जितने भी फसलें, चाहे खरीफ हो, रबी हो या जायद फसलें हो, उन सभी का बेहतर उत्पादन हुआ होगा, जिसकी वजह से कृषि में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ होगा। इस वजह से इनका वृद्धि दर क्या होगा? काफी बढ़ गया होगा। लेकिन उसके अगले ही वर्ष 2017-18 में जो मुख्य फसलें होंगी उनका उत्पादन क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, जिसके कारण अगले ही वर्ष 10% नकारात्मक ग्रोथ वृद्धि देखने को, मतलब कमी देखने को मिलती है। 10.9% की कमी देखने को मिलती है 2017-18 में। इसका मतलब कि जब कोविड आया था उस समय भी एग्रीकल्चर क्षेत्र जो था वो बेहतर काम कर रहा होगा, इससे कम से कम। तो ये हमको समझ में आता है। तो यहाँ पर अच्छे में जीडीपी का अच्छा क्यों हुआ था? क्योंकि कृषि का अच्छा हो रहा था। तो ये दोनों चीजें आगे रहेंगे। लेकिन अगले वर्ष कृषि की हालत खराब हो गई थी, यहाँ पर जो मुख्य फसलें थी उनका उत्पादन कम हो गया, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट में कमी आती है। बात करते हैं उद्योग की। 2018-19 इस समय उद्योग में अच्छा कार्य किया, उद्योग में नए नए उद्योग लगाए गए, देश के अंदर पे नए नए प्लांट्स लगे होंगे, जिसकी वजह से इसका जो वृद्धि दर था वो 16.2% हो गया। कृषि में अच्छा हुआ, कृषि में खराब हो गया। अब इससे उभरने के लिए क्या किया हमने? उद्योग की तरफ चले गए। तो 2016, 2017, 2018 ऐसे याद कर सकते हो क्रम में, 16, 17, 18। ठीक है, उद्योग में 16.2% की वृद्धि। लेकिन जब कोविड का समय आया 2020-21, तो उद्योग ताले पड़ गए थे, लेबर मजदूर काम करने नहीं आ रहे थे, लोग दूरी बना के रखे हुए थे। तो उद्योग का जो वृद्धि थी वो भी क्या हो गई? कम हो गई। कितना हो गया? 0.44%। नेगेटिव नहीं गया, अभी पॉजिटिव में, लेकिन 0.44%। फिर बात करते हैं 19 और 20 की। इस समय सेवा क्षेत्र अपने चरम पे चला गया, 10.82% की दर से सबसे अधिक 2019-20 में इसका वृद्धि दर आता है। और कम कब हो जाएगा? कोविड में ही हो जाएगा। तो कोविड की जब मार लगी तो क्या हो गया? सेवा क्षेत्र, बैंकों में ताले पड़ गए, कोचिंग में ताले पड़ गए, स्कूल्स में काम नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो सेवा क्षेत्र भी कम। तो उद्योग क्षेत्र में कमी कब कब आई होगी? तो 2020-21 में। उद्योग में कहां कमी आई होगी? 2020-21 में। ठीक है, ये दोनों तो आपको याद हो गया ऐसे ही करते हुए। एग्रीकल्चर में अच्छा क्या हुआ? 16-17 में अच्छा हुआ, खराब अगले वर्ष हो गया 17-18 में। अब 17-18 में खराब हो गया तो हम कहां जाएंगे? उद्योग जाएंगे। इसलिए 18-19 में सारे उद्योग लगे और उद्योग में अच्छा कार्य किया, तो 18-19 जो था वो उद्योग के लिए अच्छा रहा। तो इस तरीके से आपको याद हो गया 16-17, 17-18, 18-19, 20-21। बचा हुआ कौन सा था? 19-20। 19-20 में सेवा क्षेत्र ने अच्छा काम कर दिया। खराब कब हुआ? 2020-21 में हुआ। यहाँ की बात करते हो तो 16-17 में कृषि के साथ साथ जीएसडीपी में अच्छा काम हुआ था, और लेकिन खराब कब हो गया? कोविड के वक्त में खराब हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरे वर्ष यहीं पे याद हो गए कि कौन से वर्ष में कौन सा चीज बेहतर परफॉर्म किया होगा। ये चार्ट अगर आपने अभी देख लिया है तो ये चार्ट आपको याद हो जाना चाहिए, और ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूरी तौर पे आपसे इसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो अब मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको ये बेहतर तरीके से याद रहे। मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आप में नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चीज, ये चार्ट जो है ये आपके उसी में बना हुआ था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, मैंने उसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया ये दिखाने के लिए। ये तो देखा कि किसका कितना विकास हुआ, किसका कितना कमी हुआ, ये आपने देख लिया इसके हिसाब से। लेकिन यहाँ की अगर बात करते हैं, स्थिर भाव की बात हो रही है, कौन से क्षेत्र का ज्यादा वहां पर कंट्रीब्यूशन रहा, किसका कम रहा, इसको चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर।
ठीक है, इसको हम चेक करेंगे यहाँ पर, कुल मिला के 100% है। ठीक है, अगर हम कुल देखें तो कितना है, तो बोलना 100% होता है। ठीक है, 100% है। अब इस 100% में किसका कितना, एग्रीकल्चर कितना है, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री कितना है, और सेवा यानी कि सर्विस कितना है, ये हम देखने वाले हैं। कुल कितना है, 100% है। 3 क्षेत्र की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे उद्योग की बात करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 100 में पूरी की पूरी जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जो भागीदारी है वो उद्योग की है। कितनी है, लगभग लगभग 50%, आधा क्षेत्र उद्योग पे, यानी कि 2000 किसकी बात हो रही है, 22-23 की बात हो रही है। कितना है, बोला 49.88, यानी कि लगभग लगभग 50% जो है वो किसके अंदर पे आ गया, वो इंडस्ट्री के पास आ गया। तो ये आपकी इंडस्ट्री हो जाती है। कितना कितना मान लो, 50%, 49.88। फिर बात करते हैं किसी, हम हरे में कौन सा, तो बोलना सेवा क्षेत्र है हरे में। अगर देश 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए में 50 रुपए उद्योग से कमाई हो रही है। बात करते हैं अगर हम सेवा क्षेत्र की, तो हम कितना कमा रहे हैं उसमें से, 33 रुपए 21 पैसे, 33.21% जो है वो उद्योग से आ रहा है। ठीक है, तो 33% जो है वो उद्योग से ही आ रहा है। बचा कितना, 83 हो गया, बचा कितना, 17। लेकिन मैं पॉइंट यहाँ पे यूज नहीं कर, 17 के आसपास, 16.91% जो है वो किससे आ रहा है, कृषि से आ रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, ये तो सेवा हो गई। ये एग्रीकल्चर से कितना आएगा बेटा, तो एग्रीकल्चर से आएगा सर 16.91%। यानी कि अगर राज्य 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए में से 50 रुपए, यानी कि 49.88 रुपए जो है वो किससे आ रहे होंगे, उद्योग से आ रहे हैं। 33.21 रुपए किससे आ रहे हैं, सेवा से आ रहा है। और कृषि से कितना आ रहा है, 16.91% कृषि से आ रहा है। बेस्ट कौन है, इंडस्ट्री, सेकंड कौन है, सेवा, और थर्ड कौन है, एग्रीकल्चर। तो इस वाले पार्ट से आपने ये चीजें हासिल करनी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना किसकी कितनी भागीदारी होती पूछा जाता है। ठीक है, अब जो ये तो पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स सर्वे में इतना ही था। अब कुछ फैक्ट वाली चीज, जो तथ्य वाली चीज है वो पढ़ ली। अब यहाँ जो देखने वाले हो वो चीज आप देखने वाले हो कि क्या होता है उसका डेफिनेशन, क्या चीजें होती है उसके अंदर पे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या, जीएसडीपी। जीडीपी समझते हैं, जीडीपी क्या होता है कि सर एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र में ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर पर, किसी भी देश की भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पे एक निश्चित समय पे, इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पे जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका जो कंबाइंड जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इट इज द मेजर ऑफ मॉनेटरी टर्म, यानी कि उसका जो क्या होता है, मौद्रिक संदर्भ में जो राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवा की कुल मात्रा। यानी कि एक देश, हमारा देश है, उस देश के अंदर पे एक बंदा अमेरिका से भी है, एक यूरोप से भी है, कहीं से भी आ रहे होंगे, वो कहाँ रह रहे हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, बाकी भारतीय भी रह रहे हैं। तो उस सरजमीन पर, उस मिट्टी में जितने भी लोगों ने एक साल के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर पे जितना भी सेवा और उत्पाद, जो भी वस्तु का उत्पाद किया है, प्रोड्यूस किया है फाइनल प्रोडक्ट में, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो क्या भारतीय भी शामिल है इसमें, हाँ शामिल है। क्या फिरंगी भी शामिल है, बोलना फिरंगी भी शामिल है। सब ने कहा बनाया हुआ इस देश के अंदर पे, वो जीडीपी कहलाती है। अगर हम जीएसडीपी की बात करते हैं तो राज्य में आ जाओ, छत्तीसगढ़ में आ जाओ, या यूपी में आ जाओ, बिहार में आ जाओ, एमपी में आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ, हम सीधी की बात कर रहे हैं, तो एक छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के अंदर पे, उसके ज्योग्राफिकल क्षेत्र रीजन के अंदर पे एक निश्चित समय पे, जो एक साल होता है, निश्चित समय पे जितने भी गुड्स और सर्विसेज, जितनी भी सेवा और वस्तुएं बनी है, उनकी कुल मौद्रिक वैल्यू जो होती, मान जो होता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब वो कोई भी हो, कोई यूपी से आकर यहाँ पर काम कर रहा है तो भी उसका वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, जीडीपी में शामिल होगा। कोई किसी भी राज्य से आ जाए, अगर छत्तीसगढ़ की जमीन पर वो बन रहा है तो वो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में काउंट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, जीएसडीपी, क्या कहते हैं, जीएसडीपी कहते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था, करंट वैल्यू, करंट प्राइस, और आपका कांस्टेंट प्राइस। हमेशा जो हम बात करते हैं वो करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं। कुछ नहीं लिखा होगा तो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे कांस्टेंट प्राइस, यानी कि स्थिर भाव लेंगे। अगर लिखा होगा तो प्रचलित भाव लेंगे। एक सिंपल से आपको सब चीजें क्लियर हो जाती है। कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, मैं यहाँ पर कांस्टेंट रुका हुआ, और एक क्या, प्रचलित, जो समय समय पर क्या करेगा, अपने स्थान को बदलेगा, चेंज करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2022-23 की आप बात करो, ठीक है, 2022-23 की हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और ले लो, 2021 और 22, इसकी तुलना क्या, करंट मतलब अभी का, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, ठहरा हुआ।
इसकी तुलना कैसे करें समझो। 2021-22 में मान लो मैंने 100 पेन बनाई थी, ठीक है, 100 पेन बनाई थी। एक पेन की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। कितने की पेन बना ली? 1000 रुपए। कितने की पेन बन गई? 1000 रुपए की। वैसे ही 2022-23 में मैंने पेन की मात्रा इंक्रीज नहीं करी, मतलब नेगेटिव पॉइंट है ना, पेन की मात्रा इंक्रीज नहीं हो रही है, पेन उतनी ही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पेन की वैल्यू बढ़ गई सर। 15 रुपए का एक पेन हो गया, क्यों? डिमांड बढ़ गई ना, पेन की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। कितना रुपए हो गया? 1500 रुपए। क्या मैंने उत्पादन में वृद्धि करी? क्या नहीं करी। इसीलिए जो करंट प्राइस होता है वो कभी भी आपको सही हेल्थ नहीं बताता है, लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस होता है वो आपको सही हेल्थ बताएगा। जैसे कि कांस्टेंट प्राइस मतलब एक स्थिर भाव जो किसी निश्चित समय पे, जिसको हम आधार वर्ष मानते हैं, भैया हम तो तुलना करेंगे इसी करेंगे। जैसे हमारे क्लास में एक बंदा बेस्ट पढ़ाई करता है, उसका परसेंटेज कितना आ गया? 95% और टॉपर है। अब मेरी तुलना या क्लास के सभी बच्चों की तुलना किससे होगी? उससे होगी। किससे होगी? इस बंदे से हो जाएगी। किससे? जो 95% लेकर आ गया, ये स्थिर है। मेरी तुलना इससे, मेरा 90%, इसका 95, मैं कितना पीछे हूं? 5% पीछे। उसका 80%, इसका 95, कितना? 15 का अंतर आता है। इसलिए हो गया कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस क्या हो जाएगा? किसी से भी तुलना कर लो। मेरा पड़ोसी कौन है? ये 80% लेकर आया, मैं 90% लेकर आ गया, मैं इससे अच्छा हूं ना 10%, बट मैं सबसे अच्छा नहीं हूं ना, मैं इससे अच्छा हूं बस, जो मेरे करंट मेरे बगल में बैठा हुआ था। तुलना उससे कर रहे हैं जो एक आधार वर्ष में था, जो बेस्ट परफॉर्म किया था। तो हमने वो आधार वर्ष 2011-12 को रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जो लिखा है मैंने, आधार वर्ष 2011-12। हम तुलना किससे करेंगे? इससे करेंगे। ठीक है, तुलना किससे करेंगे? इससे करेंगे। इस समय पेन की कीमत कितनी थी? पेन की कीमत कितनी थी? 100 रुपए थी, सॉरी 100 पेन मैंने बनाई थी, 10 रुपए कीमत थी, कितनी हो गई? 1000। कितनी हो गई? 1000। मैंने क्या किया 2022-23 में? मैंने 100 पेन नहीं बनाई, मैंने 100 से अधिक पेन बनाई, 150 पेन बना दी। कितना? ये 12 रुपए का। कितना हो गया? ये 18 रुपए। मैंने पेन की कीमत ही बढ़ाई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो, सॉरी इसकी कीमत ऐसी रहेगी, ये वैसे का वैसे ही 10 में चल रहा है। मैंने पेन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, कितना पेन बना दिया मैंने? 150 पेन बना दिया। तो आपके उत्पादन वृद्धि हो रही है ना? हाँ हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्राइस, जो आपको रियल हेल्थ बताता है आपकी इकोनॉमी की। इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल प्राइस बोलते हैं, इसको रियल प्राइस कहते हैं। हम हमेशा कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर भाव का इस्तेमाल करते हैं कभी भी जानने के लिए लोगों का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लोगों का वेलफेयर जानना है तो सही माप जो होता है वो आपको कांस्टेंट प्राइस से निकल कर आता है, क्योंकि हमने वहां पे एक स्थिर मूल्य है जो कि एक आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में किया जाता है। कितना वृद्धि हुआ कितना नहीं हुआ ये उससे मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये था आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पे सारे तथ्य, और उसमें जो यूज होने वाले जो टर्म्स होते हैं उसको बताने का मैंने प्रयास किया हुआ। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लास्ट तक बने हुए कुछ सीखा है जरूर आपने इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको भरपूर मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, और जो सवाल मैंने किए हुए हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम कुछ समय के बाद चैप्टर नंबर 2 लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगर पहली बार वीडियो में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आप क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास कमेंट पे कमेंट करिएगा। और कोई भी चीज अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक सब्जेक्ट पे, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारे नंबर्स और सारी चीजें आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।